हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नए शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हाईएस्ट रिस्पांस रेशो नेक्स्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में HRRN भी कहते हैं, HRRN। और ये जो एल्गोरिथम है ये आपका केवल नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है, याद रखिएगा, ये केवल आपका नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम के रूप में वर्क करता है। अब इसमें क्या होता है कि जब भी कोई प्रोसेस को हम लोग जो सीपीयू एलोकेट कर देते हैं उसके बाद जब वो अपना टास्क कंप्लीट कर लेता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जितनी भी प्रोसेस हमारी सिस्टम में आ चुकी हैं उनका एक रेशो निकालते हैं और वो रेशो होता है हमारा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर उस प्रोसेस का कितना तो वेटिंग टाइम था प्लस बर्स्ट टाइम था, और उसको वेटिंग टाइम और बर्स्ट टाइम के सम को हम लोग जो है बर्स्ट टाइम से डिवाइड करते हैं। अभी कैसे होता है अभी आपको थोड़ी देर में पता पड़ जाएगा। इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें ये कह रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड द एवरेज टर्न अराउंड टाइम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नाउ ये एल्गोरिथम को करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने पहले के एल्गोरिथम्स को देखा नहीं है आप उनको देख लीजिएगा। उनको मैंने उनको जो लिंक्स हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स हमने मेंशन कर दिए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लेक्चर जो हैं आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, जिसमें हमारे पास आज का जो लेक्चर है, हमारा जो टाइटल है वो है हाईएस्ट रिस्पांस रेशो नेक्स्ट एल्गोरिथम। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम जैसे अपना पहले करते हुए आए हैं कि इस क्वेश्चन का हम एक गैंग चार्ट बनाते हैं। तो गैंग चार्ट प्रिपेयर करते हैं इस क्वेश्चन के लिए हम लोग। तो गैंग चार्ट को अगर आप प्रिपेयर करोगे कुछ इस तरह से प्रिपेयर होगा गैंग चार्ट इसका। अब अगर आप यहां पे देखोगे कि जीरो टाइम पे कोई भी प्रोसेस जो है रेडी क्यू में अवेलेबल नहीं है, केवल प्रोसेस ए को छोड़कर। और ए जो है हम लोग ए को सीपीयू एलोकेट कर देंगे और जैसे सीपीयू उसको हम लोग एलोकेट करेंगे अगले 3 मिली सेकेंड तक जो है ए रन करेगा। सो 0 से लेकर 3 तक ए रन करेगा। अब जैसे ही हमारे पास 3 मिली सेकेंड स्पेंड होंगे तो आफ्टर 3 मिली सेकेंड केवल हमारे सिस्टम के अंदर प्रोसेस बी है, क्योंकि सी का अराइवल टाइम 4 मिली सेकेंड पर हुआ है, डी का 6 है और ई का 8 है। तो अगर हमारे सिस्टम में केवल एक ही प्रोसेस है तो हमें इस रेशियो को कैलकुलेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोग जो अपना सीपीयू जो है प्रोसेस बी को दे देंगे। तो प्रोसेस बी जो है वो आपका रन करेगा। कब तक रन करेगा? जब तक उसका टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि ये जो एल्गोरिथम है वो आपका नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। अब जैसे बी का टास्क कंप्लीट हुआ यानी 9 पर कंप्लीट हुआ, क्योंकि नेक्स्ट 6 मिली सेकेंड जो है बी का बर्स्ट टाइम है, तो 9 पर जो है प्रोसेस बी कंप्लीट हो गया। अब 9 पर आफ्टर 9 मिली सेकेंड सी भी सिस्टम में आ चुका है, डी भी सिस्टम में आ चुका है और ई भी सिस्टम में आ चुका है। अब एट t is equals to 9 मिली सेकेंड क्या क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। अब इसके बाद C के लिए देखें, पहले हम लोग C के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो C का वेटिंग टाइम एट 9 मिली सेकेंड कितना होगा? देखिए वेटिंग टाइम कितना होगा, उसका अराइवल हुआ है 5-4 पर, 4 से लेकर 5 तक उसने वेट किया है, 4 से लेकर 5 तक उसने वेट किया है। तो 4 से लेकर 9 तक वेट किया है, तो C के लिए वेटिंग टाइम हो जाएगा 5 मिली सेकेंड और उसका जो रेशो आएगा C के लिए जो रेशो आएगा वो क्या आएगा? C का रेशो हो जाएगा 5 प्लस 4 क्यों? क्योंकि ये रेशो है वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम डिवाइड बाय बर्स्ट टाइम। तो टाइम t इज इक्वल टू 9 मिली सेकेंड पर C का जो वेटिंग टाइम है वो 5 है और उसका जो बर्स्ट टाइम वो तो गिवन है 5 प्लस 4 डिवाइड बाय 4। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 4। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.25 ये आपका रेशो हो जाएगा। तो ये आपने निकाल दिया। अब हम आते हैं प्रोसेस डी के पास। तो डी के पास जो है आपका वेटिंग टाइम कितना होगा? डी का
डी का अराइवल आया है 6 पर, तो 6 से लेकर 3 तक, 6 से लेकर 9 तक उसने कुछ भी नहीं किया, उसने केवल वेट किया है। तो 6 से लेकर 9 तक कितना हुआ, 3 मिली सेकेंड हो गया। ये डी का 3 मिली सेकेंड वेटिंग टाइम हो जाएगा, और इसका जो रेशो है वो क्या हो जाएगा, रेशो हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 5 बाय 5, क्योंकि 5 आपका बर्स्ट टाइम है, तो 3 + 5 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 डिवाइड बाय 5, और 8 डिवाइड बाय 5 ये कितना होता है, 8 डिवाइड बाय 5 होता है 1.6 हो जाएगा। अब ई के लिए कैलकुलेट करते हैं। ई के लिए आपका वेटिंग, ई का अराइवल होता है 8 पर, ई का अराइवल होता है 8 पर, और हम लोग जो है 9 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ई का जो वेटिंग टाइम कितना आ जाएगा 1 मिली सेकेंड, तो इसका रेशो कितना हो जाएगा, इसका रेशो हो जाएगा 1 प्लस बस टाइम कितना है 2 डिवाइड बाय 2, 3 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया ये 1.5। अब सबसे ज्यादा रेशो किसका है, सबसे ज्यादा रेशो जो है सी का है, तो हम लोग जो अपना सीपीयू है सी को दे देंगे, तो सी जो है सी सिस्टम में आ जाएगा, रनिंग स्टेट में आ जाएगा, तो सी जो है अगले 4 मिली सेकेंड तक केवल सी रन करेगा। ठीक है, तो 9 + 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यहां पे 13 आ जाएगा। अब यहां पर इसको हम लोग जो है इसे रब कर देते हैं। अब हम लोग फिर कैलकुलेट करेंगे, पर अब हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो t = 13 पे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए t = 13 मिली सेकेंड पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब d के लिए अगर देखें आप, d के लिए, तो d का वेटिंग टाइम कितना है, d का अराइवल होता है 6 पर, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 13 पर, तो उसका वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा 7 मिली सेकेंड हो जाएगा, और इसका जो रेशो है वो कितना हो जाएगा 7 + 5 डिवाइड बाय 5, तो कितना आएगा 12 डिवाइड बाय 5 जो कि इक्वल है 2.4 के। अब हम लोग जो है ई के लिए कैलकुलेट करते हैं। ई का एंट्री होती है 8 पर, हम लोग मेजर कर रहे हैं 13 पर, सो 8 से लेकर 13 तक वेट किया है ई ने, तो कितना हो गया 5 हो गया, वेटिंग टाइम 5 हो गया। डी का ई का वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, जैसे इसका 7 आया है तो इसका हो जाएगा 5 मिली सेकेंड। रेशो निकालते हैं, 5 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 7 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5। तो दोनों में सबसे ज्यादा रेशो किसका है, ई का है, तो ई को हम लोग जो है रेडी क्यू में डाल देंगे, और जैसे ही हम डालेंगे अगले 2 मिली सेकेंड तक जो है ई रन करेगा, डेट इज 15 तक। अब हमारे पास लास्ट आता है केवल हमारा डी, और डी रन करेगा अगले 5 मिली सेकेंड तक, यानी 20 तक ये रन करेगा। तो इस तरह से हमने इसका गैंग चार्ट ये बना दिया। अब जरा इसको जरा देख लेते हैं कि हमने सही बनाया है गलत बनाया, दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, सबके बस टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 + 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 2 17, 17 + 3 20। तो ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया। तो हमारा जो हम लोगों ने गैंग चार्ट बनाया है वो लगभग सही है, और हम लोगों ने जिसका भी रेशो ज्यादा था, तो जब देखिए इसका एक सबसे अच्छी बात यह है, इसको इंप्लीमेंटेशन डेफिनेटली थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको जैसी कोई भी प्रोसेस कंप्लीट होती है आपको अपना जो एल्गोरिथम है वो आपको हर बार चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार हर स्टेज पर जैसी कोई प्रोसेस रन करती है, कंप्लीट अपना टास्क करती है, आपको हर स्टेज पर इस रेशो को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम लोग जो है वेटिंग टाइम और बस टर्न अराउंड टाइम निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम। अब प्रोसेस ए के लिए वेटिंग टाइम कितना होगा, प्रोसेस ए के लिए वेटिंग टाइम 0 होगा, क्योंकि उसने बिल्कुल भी वेट नहीं किया, और उसका 0 + 3 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम। देखिए टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको स्टार्टिंग के 4 लेक्चर्स में बता चुका हूं, बार बार आपको मैं इसमें रिपीट करना नहीं चाहता। वैसे उसका जो फॉर्मूला होता है, टर्न अराउंड टाइम = वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम, या फिर आप टर्न अराउंड टाइम को कंप्लीटेशन टाइम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब हम लोग बी के पास आते हैं। बी का जो वेटिंग टाइम है, बी ने वर्क स्टार्ट किया, अपना अराइवल था उसका 2, उसने वर्क स्टार्ट किया 3 पर,
तो 2 से लेकर 3 तक उसका केवल वेटिंग है, तो कितना होगा, वेटिंग टाइम 1 हो जाएगा, और वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम इज इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम, जो कि आपका 7 के इक्वल हो जाएगा। एक बार मैं फिर से देख लेता हूं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो बी ने वर्क स्टार्ट किया 3 पर, और बी का जो अराइवल है वो 2 पर है, तो 2 से लेकर 3 तक उसने केवल वेट किया है। अब हम अपनी प्रोसेस सी पर आते हैं। सी का जो टास्क है उसने जो स्टार्ट किया है 9 पर, उसका अराइवल है 4 पर, तो 4 से लेकर 9 तक मिली सेकेंड तो उसने वेट किया है, यानी 5 मिली सेकेंड आपका यहां पर वेटिंग टाइम हो जाएगा, और 5 + 4 9, ये आपका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा। अब हम आते हैं डी के पास। डी ने अपना टास्क स्टार्ट किया 15 पर और उसका अराइवल है 6 पर, तो 6 से लेकर 15 तक, 6 से लेकर 15 तक यानी 9 मिली सेकेंड तक, 9 मिली सेकेंड तक, स्टार्टिंग के 9 मिली सेकेंड तक जो है डी ने केवल वेट किया है। एक बार मैं फिर से देख लेता हूं, ठीक है, यस बिल्कुल ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, क्योंकि डी ने अपना टास्क स्टार्ट किया 5 पर, 6 + 4 10, 10 + 13 13। एक बार फिर से देख लेते हैं, 6 पर उसका अराइवल है, 6 से लेकर, क्योंकि उसने वर्क स्टार्ट किया 15 पर, ठीक है, ये 6 + 4 10 हो जाएगा, 10 + 13 13 + 2 15 15 हो जाएगा, और 6 से लेकर 15 तक उसने वेट किया है, तो ये पीरियड जो है उसका वेटिंग टाइम आ जाएगा, तो यानी 9 मिली सेकेंड जो है उसका वेटिंग टाइम हो जाएगा, और उसका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 5 + 9 जो कि 14 के इक्वल आएगा। अब हम लोग जो है ई के पास आते हैं। ई जो है आप देखेंगे अगर ई को, तो ई ने अपना टास्क स्टार्ट किया है 13 पर और उसका अराइवल है 8 पर, तो 8 से लेकर 13 तक उसने केवल वेट किया है, और ये वेटिंग टाइम कितना है आपका 5 मिली सेकेंड पर है, तो यहां पे 5 ऐड कर दीजिए, 5 + 2 7, ये आपका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको भी कैलकुलेट कर लिया। अब इसको मैं रब कर देता हूं। अब हम लोग जो है एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं, तो इसके लिए आपको दोनों वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा। 1 + 5 6 5 5 10 10 + 9 19 19 + 1 20, ये आपका एवरेज वेटिंग टाइम का सम हो जाएगा। देन 3 + 7 10 10 + 9 19 19 + 7 19 + 7 26 26 + 14, दैट इज योर 40। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 14 + 1 7 21 21 14 + 7 21 21 9 30 30 + 37 37 + 3 40। ओके, नाउ एवरेज वेटिंग टाइम is equals to 20 divided by 5, which is equals to 4 मिलीसेकेंड। Why 4? हमने 5 क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास 5 प्रोसेस थी और हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम ये कितना है 40 डिवाइड बाय 5, दैट इज 8 मिलीसेकेंड। तो 4 मिलीसेकेंड एंड 8 मिलीसेकेंड, वो तो जाहिर सी बात है वेटिंग टाइम का एकदम डबल है हमारा टर्न अराउंड टाइम, तो उसका जो डबल जो है हमारा जो है वो टर्न अराउंड टाइम आएगा ही आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में हमने हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट एल्गोरिथम को सॉल्व किया। इसके बाद एक और एल्गोरिथम बचा है लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम एल्गोरिथम, उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और बहुत सारे लेक्चर्स आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के हम लोग आपके लिए बना चुके हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है उनको देख लीजिएगा, उनका जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स मेंशन कर दिया है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। ओके, तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट, और मिलते हैं फिर आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद, और तब तक के लिए हम आपको गुड बाय, और आपको हम लोग जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सो थैंक यू।